एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 10। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं टर्म 2 के चैप्टर्स और उनका हम करते हैं क्विक रिवीजन फॉर द एग्जाम्पलर, द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से हमने खत्म किया अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट वाज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और इसका हम करेंगे क्विक रिवीजन पहले और बाद में करेंगे क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग, इस चैप्टर को जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? पहली चीज हमारे दिमाग में आती है, उसका पहला जो वर्ड है दैट इज हेरिडिटी, राइट? तो हेरिडिटी क्या है? आपने कई जगह कई लोगों से इस वर्ड को सुना होगा अलग अलग सेंस में। जैसे ये हमारी हेरिडिटी है, ये हमारी फैमिली हेरिडिटी है कि हमारी आंखें ऐसी हैं, हमको डिंपल है, हमारे बाल ऐसे हैं, हमारे यहाँ सबकी हाइट लंबी है, राइट? ये सब सुन के आए हैं, ये सब हुआ है एक फैक्टर की वजह से और वही हेरिडिटी है। तो इतना तो समझ में आता है कि हम सब ऐसे हैं, हमारी फैमिली में सब ऐसे हैं, मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर है जो सब में चला आ रहा है, जो सब में पास ऑन हो रहा है, बस वही है हेरिडिटी। हेरिडिटी को डिफाइन करते हैं, इट रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं ट्रांसफर, तो वो कहलाता है हेरिडिटी। नेक्स्ट थिंग इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर हुआ कैरेक्टर का, और वेरिएशन मतलब, वेरिएशन से हम क्या समझते हैं कि कुछ चेंज हुआ। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर हुए कैरेक्टर्स और जो हुआ चेंज, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हुआ उसको समझते हैं। ऑर्गेनिजम्स रेज्ड आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। तो अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, उसका हमने जो फीचर्स पढ़े थे वहां हमने पढ़ा था दैट इट डेवलप्स द एग्जैक्ट कॉपी और द क्लोन्स, मतलब एकदम आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं। ठीक है, दैट वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड थिंग, टेंड टू प्रिजर्व सिमिलैरिटीज अमंग ऑल द इंडिविजुअल। और एक ये ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोसेस है जहां पर हर ऑर्गेनिज्म सिमिलर है। You cannot find out which one was the parent organism and which one is the offspring. वहां हर organism है similar, तो ये जो similarity आ रही है ये है उनकी heredity, है ना? Next thing, exhibit very little variation due to mutation or sudden changes in the gene. अब ये जो वर्ड यहां तुम्हें दिख रहा है दैट इज म्यूटेशन। इस म्यूटेशन को लेकर कई सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन डिफिकल्ट लगता है। म्यूटेशन यानी कुछ नहीं, सिर्फ सडन चेंज, एकदम से हो जाने वाला चेंज। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समवन दैट यू नो, दैट यू माइट नो। ऋतिक रोशन को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। अभी सबको इंटरेस्ट आ गया। ऋतिक रोशन के हैंड्स में अगर आपने ध्यान दिया हो तो कितने फिंगर्स हैं? 6 फिंगर्स हैं। 6 फिंगर्स हैं, लेकिन ऋतिक रोशन के फादर में और उनके सन में ये कैरेक्टर नहीं है और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता। तो ये अचानक से जो चेंज हुआ, बस यही है म्यूटेशन। वो कैरेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स में नहीं थे और जो बाद में भी किसी जनरेशन में नहीं देखा गया, अगर वो कैरेक्टर आप में आ गया तो दैट इज म्यूटेशन। अचानक से कुछ अगर चेंज हो जाए जीन में और फिर वो आपको ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले तो वो कहलाता है म्यूटेशन। अब इट एग्जिबिट वेरी लिटिल वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें बहुत मिनिमल, बहुत कम मात्रा में या बहुत कम चांसेस होते हैं किस चीज के? म्यूटेशन होने के, यानी सडन चेंज होने के। लेकिन पॉसिबिलिटी है, चेंज हो सकता है, चांसेस सिर्फ कम है। इतनी बात हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लेट्स मूव ऑन।
The next thing is heredity and variation in sexual reproduction. अब sexual reproduction में अगर हमको heredity और variation पढ़ना है, समझना है, तो उसका भाई एक बहुत logical reason है. क्या logical reason है? जब sexual reproduction होता है तो two parents are involved in them. हम ये पढ़ चुके हैं ना how do organism reproduce में कि sexual reproduction में gametes involved होते हैं, दो parents involved होते हैं. तो बस यहाँ पर अगर दो लोग involved हैं, उनके गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, तो जब दो चीजें मिलती हैं तो उसका मिश्रण जो बनेगा, उसका जो आखिरी में समेशन बनेगा, उसमें कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म ने बना दिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, दो ऑर्गेनिजम्स ने मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाया. तो भाई चेंज होना तो बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है. कैसे, अगर आपको चीटिंग करनी है, इस बारे में हमने लास्ट सेशन में बात भी करी थी, चीटिंग करनी है तो एक अगर सारी चीजें नहीं बता रहा तो आप दूसरे से पूछोगे, और जब आप दोनों का आंसर सुन के अपनी स्टोरी लिखोगे तो ऑब्वियसली वो होने वाली है डिफरेंट. बस वही चीज यहां पे भी है. Two parents are involved and there is formation and fusion of gamete, है ना. दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और जो फ्यूजन होने वाला है गैमीट्स का, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. नेक्स्ट थिंग, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जीन, राइट. क्रॉसिंग ओवर होती है, दोनों से जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो हो जाते हैं क्रॉस, ठीक है, और वो क्रॉस हो जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ जीन हो जाता है. मतलब कुछ कैरेक्टर्स वहां पर क्या हो रहे हैं, आप ये समझ लो वहां पूरी खिचड़ी पक गई है, इसके उसके अब पता ही नहीं चल रहा कौन सा फादर से आया था, कौन सा मदर से आया था. बस एक नई चीज देखने को मिल सकती है, किस में, ऑफस्प्रिंग में. तो ये जो एक्सचेंज हुआ, जो क्रॉसिंग ओवर हुई, बस यही है जो कॉज करेगी हेरिडिटी एंड वेरिएशन. नेक्स्ट थिंग, दे आर नॉट कार्बन कॉपीज. अब ये कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं होते. हमने पढ़ा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल of their parents due to recombination of parental gene, so variation that occur are heritable. तो भाई इस टाइम जो वेरिएशन होते हैं वो कैसे होते हैं, हेरिटेबल. हेरिटेबल का क्या मतलब है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, वो उनका पुश्तैनी कैरेक्टर है और वो चला आ रहा है. बस इतनी बात हुई. ये हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है. आगे हम इस एक एक चीज को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट थिंग इज, ये जो स्टडी होती है ना, वो कहलाती है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ये जेनेटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी होती है. अगर ये स्टडी नहीं हुई होती, साइंटिस्ट ने अगर हेरिडिटी और एवोल्यूशन को नहीं पढ़ा होता, तो आज हम यहां ये डिस्कस नहीं कर पाते और हमें रीजंस कभी पता नहीं चल पाते, राइट. सो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. एंड ये जो नाम देख रहे हो ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो मेंडल सर हैं, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स को इन्होंने बहुत सारी स्टडीज दी हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं, एंड for this reason he is called as the father of the genetics. अब यहां क्वेश्चन बनता है, हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. सो ही इज द सर ग्रेगर जॉन मेंडल. बच्चे मेंडल देखते हैं, मेंडल समझते हैं और उसी को बस ढूंढते रहते हैं आंसर में, और अगर वो नहीं मिला तो नहीं मार्क करते, बट ही इज ग्रेगर जॉन मेंडल. ओके. नेक्स्ट थिंग, आई हैव ब्रॉट सर्टन वर्ड्स. मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स सिंप्लीफाई करके लेके आई हूं जो हमें आगे इस चैप्टर में करने हैं यूज. और इन वर्ड्स को बच्चे इधर उधर से पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, बहुत हेल्प लेने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं. डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बार बार आ जाता है. तो पहले हम समझेंगे कि वो वर्ड्स क्या हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर. सो द फर्स्ट थिंग हियर इज डोमिनेंट कैरेक्टर. एक डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, समझो. फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड मास्क द अदर. ऐसा फैक्टर जो अगर किसी के साथ आया है तो भाई वो खुद ही खुद दिखेगा कैसे भी, और वो दूसरे वाले को दिखने नहीं देगा. सपोजिंगली अगर हम प्लांट की बात करें तो कुछ प्लांट की हाइट होती है टॉल और कुछ प्लांट की हाइट होती है ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट,
ठीक है, तो उनमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा कहा जाता है? टॉल वाला, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल टी से। मतलब जब हम डोमिनेंट कैरेक्टर कभी भी लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इसके साथ कोई कैरेक्टर ले रहे हैं, है ना, सपोज हमने शॉर्ट प्लांट वाला कैरेक्टर ले लिया और उसको हमने लिखा स्मॉल टी से। अगर हम रेसेसिव या कोई रेसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हम उसे डिनोट करते हैं, हम उसे दिखाते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक, अब अगर ये दोनों किसी के भी अंदर प्रेजेंट है, मतलब सपोजिंगली एक कैरेक्टर प्रेजेंट है जो बताता है कि प्लांट टॉल होगा, दूसरा कैरेक्टर प्रेजेंट है जो बताता है कि प्लांट जो है वो ड्वार्फ होगा, यानी कि शॉर्ट होगा हाइट में। ठीक है, अगर ये डोमिनेंट कैरेक्टर इसके साथ प्रेजेंट है रेसेसिव के साथ, तो हमेशा प्लांट टॉल होगा। दूसरी सिचुएशन, अगर दोनों टॉल टॉल वाले कैरेक्टर प्रेजेंट हैं तो हमेशा टॉल ही होगा प्लांट। ठीक है, मतलब ये किसी के साथ भी, डोमिनेंट कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो किसी भी फैक्टर के साथ इन्वॉल्व हो, हमेशा खुद ही दिखता है, खुद ही देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म में। ऐसे बहुत सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, हम आगे अभी पढ़ेंगे। प्लांट में, ऑर्गेनिजम्स में, मतलब सीड कैसा है, सीड का कलर कैसा है, प्लांट की हाइट कैसी है, फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर उस प्लांट में कहां लगा था, इन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डीप में। सिर्फ अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि डोमिनेंट कैरेक्टर किसी के भी कॉम्बिनेशन में आए, हमेशा खुद ही खुद दिखता है, दूसरे को दिखने नहीं देता, उसको मास्क पहनाकर पीछे रख देता है, राइट। और देन रेसेसिव कैरेक्टर, फैक्टर व्हिच रिमेन लेटेंट एंड कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर। देखो, डोमिनेंट फैक्टर था तो बेचारा ये जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, है ना। अपन आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अभी हमें क्या याद रखना है? डोमिनेंट कैरेक्टर कोई ऐसा कैरेक्टर जो किसी के भी कॉम्बिनेशन में आए वही दिखने वाला है, और रेसेसिव कैरेक्टर मतलब ऐसा कैरेक्टर जो भैया हाँ तू आया है तो तू ही दिख जा, मैं नहीं दिखूंगा, चल जाएगा, है ना, वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। तो डोमिनेंट कर देता है दूसरे को मास्क और खुद दिखता है, और रेसेसिव क्या करता है? रेसेसिव एक ऐसा कैरेक्टर है जो लेटेंट रहता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता अगर डोमिनेंट भाई साहब आ गए हैं तो। ठीक है, बस इतनी बात हमें समझनी है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ क्रोमोसोम, है ना। अब ये क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, जीन, ये डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर, ये तो हम पढ़ के आए। फिर भी हम एक बार और पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम क्या है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से भी बनता है, एमसीक्यू यहां से भी बनता है। तो क्रोमोसोम क्या है? आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विच कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। एक धागे जैसा, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है जो कहां रहता है? सेल के अंदर, सेल के ब्रेन में, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, ये क्या काम कर रहा है? तो ये काम करने वाला है दैट इट कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ये जो डिंपल्स मेरी दादी से आए थे और मेरी हाइट मेरे मामा से आई थी, ये जो कैरेक्टर्स एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में आ रहे हैं ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो ये क्रोमोसोम भाई साहब ही लेकर आए हैं। ये क्रोमोसोम ही है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हेरिडिटी बिना क्रोमोसोम के बहुत अधूरा है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज अ जीन? जीन क्या होता है? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन जो है वो इस क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट है। मैंने पहले भी बताया था, जैसे फिंगर में हम छोटे बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? 1 2 3। ये सेक्शन तो जो दिख रहे हैं ना 1 2 3, बस यही सेक्शंस दिखते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और वही सेक्शन कहला रहा है जीन। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेट। अब ध्यान से सुनना, अपने आंख नाक कान सब खोल लेना, क्योंकि कैरेक्टर जो है कौन सा? ट्रेट, और दूसरा एलील। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं, रट रट के थक जाओगे, नहीं रट पाओगे, सिर्फ यहां समझ के जाओगे। ट्रेट इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंड बाय जीन। स्पेसिफिक कैरेक्टर है। स्पेसिफिक कैरेक्टर का क्या मतलब? स्किन कलर गोरा भी हो सकता है और थोड़ा डार्क भी हो सकता है। तो कौन सा कलर है जो आपको देखने को मिल रहा है? बस वही ट्रेट है, दैट इज द ट्रेट। दूसरी चीज, एलील क्या है?
pair of gene that occupy specific location on a particular chromosome and control same trait. मतलब ध्यान से सुनो, फादर से आया फेयर कलर, मदर से आया डार्क कलर, सपोजिंगली फादर से आया फेयर, मदर से आया डार्क, तुमको कौन सा कलर बनना है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। अब लेकिन तुम पे जो कलर दिख रहा है वो तुम्हारा ट्रेट है, और एलील क्या है, इंफॉर्मेशन दोनों से आई, और दोनों इंफॉर्मेशन आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के पास रह रही है, बस वही एलील है। एलील इज द पेयर ऑफ जीन। ये पेयर ऑफ जीन कहां से बना, एक फादर से आकर और एक मदर से आके, और इसने ऑक्यूपाई करी स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। अगर ये क्रोमोसोम है, अगर ये क्रोमोसोम है तो इस पे सपोजिंगली यहां इंफॉर्मेशन है कि भाई कलर कौन सा होना चाहिए मेरे स्टूडेंट का, तो ये जो इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है ये दोनों से दी गई है, मम्मी से भी और पापा से भी, तो ये दो टाइप में, दो जीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, बस वही कहलाती है एलील। लेकिन दे कंट्रोल द सेम ट्रेट, एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर, एक ही ट्रेट यानी कि स्किन कलर जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो दिख रहा है आपके अंदर वो आपकी ट्रेट है ना, मेरी नोज ऐसी है या मेरी हाइट लंबी है वो मेरा ट्रेट है, लेकिन मेरे अंदर शॉर्ट हाइट और लॉन्ग हाइट दोनों के कैरेक्टर्स हैं, तो वही कहलाएगा एलील, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। बहुत सारे बच्चों को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में होती है कंफ्यूजन, इसीलिए पहले इसे है समझना। अ पर्टिकुलर जीन विच हैज आइडेंटिकल एलील, एक मैंने भाई इसको बहुत हाईलाइट करके लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। A particular gene which has identical allele on both homologous chromosome, मतलब both homologous chromosome मतलब एक जैसे क्रोमोसोम है ना, लिखा है मैंने homologous chromosome same type of genetic information, मतलब स्किन कलर की इंफॉर्मेशन, या सपोजिंगली हम प्लांट की बात करें तो हाइट की इंफॉर्मेशन। अगर दोनों क्रोमोसोम हाइट की इंफॉर्मेशन देते हो तो वो कहलाते हैं homologous chromosomes, और a particular gene which has identical allele on both chromosome, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर हम बात करें जेंडर की, तो भाई XY क्रोमोसोम वाला कहलाता है मेल और XX क्रोमोसोम वाला कहलाती है फीमेल, तो X और X ये दोनों एक जैसे है ना, तो ये बस वही है, पर्टिकुलर जीन विच हैज आइडेंटिकल एलील ऑन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो दोनों पर एक ही इंफॉर्मेशन है, XX क्रोमोसोम है। अगर हेट्रोजाइगस है तो पर्टिकुलर जीन विच हैज नॉन आइडेंटिकल, मतलब एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, तो वो क्या है, ऑन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो वो है X और Y, समझे। अगर एक पर्टिकुलर जीन पर एक जैसे एलील हैं, आइडेंटिकल यानी सेम एलील हैं, तो वो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और अगर एक पर्टिकुलर जीन पे नॉन आइडेंटिकल एलील हैं तो वो कहलाते हैं क्या, हेट्रोजाइगस, ओके। और होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है, सेम टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द क्रोमोसोम दैट कंटेन्स सेम टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज द होमोलोगस क्रोमोसोम। इतने टर्म्स पढ़ने के बाद हम चलेंगे आगे और पढ़ेंगे क्या, अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, भाई सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बने ये जरूरी नहीं है, अभिषेक बच्चन जो है उसकी डॉटर वापस से उसी की तरह एक्ट्रेस बने या ऐश्वर्या की तरह एक्ट्रेस बने ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये जो एक्टिंग है, ये जो क्रिकेट खेलने के स्किल्स हैं, ये तो आपने अपने लाइफ टाइम में सीखे हैं भैया, हमने सुबह 4 बजे से उठ के मेहनत करी है उस चीज के लिए, वो तुमको थोड़ी ना मिल जाएगा हेरिडिटी में, तो वो है हमारे क्या, अक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों की हाइट एक जैसी दिखती है, तो वो हाइट एक जैसी कैसे हुई, वो हाइट जो है वो दे दी भाई, वो इनहेरिट कर सकते हो आप, ले जाओ हेरिडिटी है, रख लो इसको, वो अगर दे दी तो वो है क्या,
कौन सी? इनहेरेंट। अक्वायर्ड मतलब जो आपने अपनी लाइफ टाइम में हासिल किया है, और इनहेरेंट मतलब जो आपको मिला है आपके पेरेंट्स से। लेट्स चेक इट। अक्वायर्ड ट्रेट डज नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज इन द डीएनए ऑफ जर्म सेल। जो आपने अपने जीवन में सीखा है वो चीज आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाके डीएनए के पास नहीं जा सकती। यही बात बोली है। यहां पर देखो क्या होता है, ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द डीएनए ऑफ जर्म सेल। ये जो इनहेरिटेड ट्रेट है ना, ये इसीलिए इनहेरिट हो रहे हैं या इसीलिए ट्रांसफर हो रहे हैं क्योंकि दे ब्रिंग अबाउट चेंज इन द डीएनए। ये डीएनए में चेंज कर सकते हैं। ओके, कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। एक्वायर्ड ट्रेट्स प्रोजेनी में मतलब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हो सकते, बल्कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं दे कैन बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। थर्ड थिंग, द एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन की तरफ आपको नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्यों ऐसा? ये कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन की तरफ का जो रास्ता है उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन होता है जब आपके जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो इंटरनल कैरेक्टर्स हैं, उनमें चेंज होता है। राइट? तो इवोल्यूशन, जैसे अब अपन बात करें एग्जाम्पल के लिए हम ह्यूमन बींग्स की, तो आप सब जानते हैं भाई पहले क्या ह्यूमन बींग्स ऐसे ही दिखते थे? नहीं दिखते थे। पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो कंप्लीटली एनिमल की तरह दिखते थे, है ना? हैं हम भी एनिमल बट स्मार्टर एनिमल। वो जो एनिमल थे वो कैसे थे? चारों अपने लिम्स यूज कर रहे थे वॉक करने के लिए, बड़े बड़े बाल थे उनके हाथ पैरों में, मुंह में, इधर उधर। अब ये चीज आज तो नहीं है। तो ये जो है ये आपके जीन में चेंज होकर आप में आई है कि भैया इतने बड़े बाल नहीं चाहिए, हमको सीधे रहना है, हमको ऐसे ऐसे झुक झुक के नहीं चलना। ये सारी जो कैरेक्टर्स आई हैं, स्पाइनल कॉर्ड ठीक कैसे हुई, हेयर कैसे गए, ये सब जो है वो आपके जीन के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, सो इससे इवोल्यूशन नहीं हो सकता जो आपने अपने जीवन में सीखा है। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कैरेक्टर्स जो हैं वो एवोल्यूशन ला सकते हैं। बिल्कुल लाए, हमने अभी देखा। एग्जाम्पल, अक्वायरिंग नॉलेज। ये जो यहां से नॉलेज ले रहे हो वो पास ऑन नहीं होगी, बार बार मैग्नेट ब्रेन्स देखना है। लॉस ऑफ वेट, वेट जो है वो अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये आप खुद कर रहे हो बहुत सारा मेहनत करके, है ना, तभी वेट लूज हुआ। तो ये वाले जो है ये अक्वायर्ड कैरेक्टर है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर इनहेरिटेड कैरेक्टर? स्किन कलर। हमारे घर में सब बहुत फेयर है, हमारे घर में सब बहुत डार्क है, तो वो हमारा स्किन कलर। कलर ऑफ द आई, आई कलर। किसी के घर में ब्राउन आई कलर बहुत देखने को मिलती है, किसी के घर में ब्लैक आई कलर, यही चली आ रही है। राइट? तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स फॉर द इनहेरिटेड ट्रेट। लेट्स मूव अहेड। कंट्रोल ऑफ ट्रेट। अभी हमने पढ़ा ट्रेट क्या है ना, किस किस टाइप का है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कौन है जो इसका कंट्रोल ले रहा है? अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इन सेल इज कॉल्ड जीन। एक सेक्शन जो है डीएनए का, ध्यान से सुनो, अ सेक्शन ऑफ डीन है ना, एक सेक्शन है डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म बताओ फटाफट से, अभी दिमाग में आ जाना चाहिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये जो सेक्शन है डीएनए का, ये प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है आपको इन सेल विच इज कॉल्ड एज जीन। ठीक, जो कहला रही है जीन। अब देखो यहां इस डायग्राम में, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? ये है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है आई कलर की। ये रेड कलर से मार्क्ड है छोटा सा सेक्शन जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्लड टाइप कैसा होगा। फिर भाई यहां पर एक और सेक्शन दिख रहा है, ये इस साइड, और इस साइड ये बताएगा हेयर कलर कैसा होना चाहिए। फिर और छोटा सा सेक्शन है वो बता रहा है कि भाई ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम के ऊपर छोटे 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 सेक्शंस बने हुए हैं जो कहला रहे हैं जीन और दे रहे हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन। Next thing is, if the protein works efficiently, the traits get expressed in a better way. अगर ये प्रोटीन अपना काम ढंग से करेगा तो ये जो इंफॉर्मेशन है, the traits get expressed in a better way, वो इंफॉर्मेशन, वो ट्रेट आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा।
मतलब सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं? प्रोटीन पे। मैं जब भी पढ़ाती हूं मैं हमेशा आपको बताती हूं कि भाई प्रोटीन जो है ना वो भाई राजा आदमी है यार। उसको क्या है कि वो हर चीज में एक तो इन्वॉल्व है और दूसरी चीज वो हर चीज कंट्रोल करता है और हर जगह देखने को मिलेगा अलग 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 फॉर्म में, राइट? तो यहां पर भी प्रोटीन आ गया। इफ द प्रोटीन वर्क एफिशिएंटली, अगर प्रोटीन अपना काम प्रॉपरली कर रहा है तो द ट्रेट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन अ बेटर वे। तो ट्रेट जो है वो आसानी से अपना काम करेगी या देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट की हाइट है ना, जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन पे। प्लांट में ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ एक्टिवेटिंग, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये सब पढ़ा है। तो अगर प्लांट की हाइट डिपेंड करती है अमाउंट पे, कितना अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है बाय प्रोटीन, तो इफ द प्रोटीन इज एफिशिएंट, अगर प्रोटीन अपना काम अच्छे से कर रहा है तो मोर ग्रोथ हार्मोन विल बी रिलीज्ड। प्रोटीन ने अच्छा काम किया, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ तो ग्रोथ अच्छी हो गई। समझे? मतलब हेडक्वार्टर कौन है, किसने कंट्रोल किया? प्रोटीन ने। अगर प्रोटीन देगा हार्मोन तो हार्मोन देगा कैरेक्टर। बस प्रोटीन हर चीज को कंट्रोल करने वाला है। तो ये जो ट्रेट है ये कौन सा होगा, इसको कंट्रोल करता है प्रोटीन और इसको करते हैं कंप्लीट, विल बी रिलीज एंड द प्लांट विल बी टॉलर। बट इफ द प्रोटीन इज एन इनएफिशिएंट, the plant will be shorter, thus gene controls the trait। और ये किस फॉर्म में ट्रेट कर, जो किस फॉर्म में कंट्रोल करेगा ये ट्रेट को? जीन के फॉर्म में। दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग इज मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। क्या मैकेनिज्म चल रहा है जो इनहेरिटेंस हो रहा है? ठीक है, इफ बोथ पेरेंट्स हेल्प टू डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, both parents must be contributing a copy of same gene। अगर हम ये कहते हैं कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि ट्रेट क्या होगा, दोनों पेरेंट्स भाई जिम्मेदार हैं कि आपकी स्किन का कलर क्या है ना? तो क्या हुआ? इन द प्रोजेनी बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ सेम जीन। तो दोनों ने स्किन कलर की एक एक कॉपी आपको दी होगी अपनी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, each gene set is present not as single। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको स्टार बना के समझ लेना, मार्क कर लेना दिमाग में। कैसे? समझो, हर बार जो जीन होता है इट इज सेट इज प्रेजेंट नॉट एज सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। कभी भी एक पतला लंबा धागा नहीं होता किसका? जीन का, बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस ईच कॉल्ड एज क्रोमोसोम। हमेशा जो जीन है वो क्रोमोसोम के साथ आएगी। क्रोमोसोम कैसा दिखता है? ऐसा। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। तो इसमें से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इसकी एक थ्रेड यानी कि ये आ जाए और एक थ्रेड यानी कि ये आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो एक थ्रेड है ना, ये कहलाती है क्रोमैटिड। और कभी भी क्रोमैटिड नहीं जाता, हमेशा जब ट्रांसफर होता है, जब रेप्लिकेशन होता है या फिर जब ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम, तो भाई दोनों के दोनों एक साथ ट्रांसफर होते हैं। कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि ये ट्रांसफर हो सके, हमेशा ये ट्रांसफर होगा पूरा का पूरा। ठीक है, एंड ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। और हर सेल के पास 2 कॉपीज होंगी क्रोमोसोम की, एक आएगी फादर से और दूसरी आएगी मदर से, इसीलिए 2 कॉपी होंगी, है ना? ये तो भाई फंडा क्लियर है। 1 ईच फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट, दैट्स इट। इसके बाद आगे देखिए, और भी है कुछ हमारे पास। When 2 germ cells combine, जब 2 germ cell यानी gametes या sex cells जब combine करते हैं, they will restore the normal number of chromosome। वो restore कर लेते हैं normal number of chromosome। बताती हूं कैसे? In the progeny ensuring the stability of DNA species। मतलब क्या? ये जो एक पॉइंट है ना, कौन सा? रेस्टोर करने वाला, ये यहां से लेके रेस्टोर दी नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दी प्रोजेनी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब पेरेंट आपको अपना अपना क्रोमोसोम देते हैं, ठीक है, पेरेंट मेल से आया, फीमेल से आया, ठीक है, अब सोचो अगर वो पूरे के पूरे तुम्हें दे देंगे तो वो क्या करेंगे, है ना? तो वो पूरे के पूरे तुम्हारे में नहीं आते हैं। क्या होता है? एक कॉपी वो खुद रख लेते हैं और भाई आधा तुमको दे देते हैं।
ठीक है, आधा तुमको दे देते हैं, जैसे 46 क्रोमोसोम उनके पास है तो वो तुम्हें 23 देने वाले हैं, उसका बहुत सारा प्रोसेस है जो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वापस से जाना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पर, और उसको देख कर आना है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था वहां पे। ठीक है, अब क्या हुआ, पेरेंट्स के पास थे 46 क्रोमोसोम, तो भाई फादर ने अपने तुमको 23 दे दिए, मदर के पास भी थे 46, उनने भी अपने 23 दे दिए, तो इन दोनों को मिला के तुम्हारे कितने हो गए, तुम भी तो भाई एक ऑर्गेनिज्म बनोगे, तुम्हारे हो गए 46 क्रोमोसोम। बस इसी तरीके से नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रेस्टोर हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वापस से आ जाता है। देयरफॉर सच मैकेनिज्म ऑफ inheritance explains the result of Mendel's experiment and is used by all sexually and asexually reproducing organism। ये जो मैकेनिज्म है, यही मैकेनिज्म सर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंड इट इज यूज्ड बाय, ये सभी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, सब में ये जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, ये ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी में आधे हो रहे हैं, किसी में पूरे हो रहे हैं। ठीक है, जहां एक पेरेंट है वो पूरे दे देगा, जहां दो पेरेंट है वो आधे आधे दे देंगे, बस ये प्रोसेस चल रही है। आगे देखो, नेक्स्ट इज मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। सर मेंडल ने सिलेक्ट किया पी प्लांट फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, और पी प्लांट का जो बोटानिकल नेम होता है, बोटानिकल नेम मतलब प्लांट्स की जब स्टडी होती है तो दैट इज बॉटनी, एनिमल्स की जब स्टडी होती है तो दैट इज जूलॉजी। तो बॉटनी जब पढ़ी जाती है तो उसमें प्लांट्स को अलग अलग स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं बोटानिकल नेम। और जो पी प्लांट था उसका बोटानिकल नेम होता है पिसिम सटाइवम। ठीक है, ये पी प्लांट मेंडल सर ने किया सिलेक्ट, ये हो गया भैया सिलेक्ट। ठीक है, बहुत जरूरी है। अब ये सिलेक्ट कैसे हुआ, उसके कुछ थे कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स देखो। फर्स्ट थिंग इज अवेलेबल इन नंबर ऑफ प्योर ब्रीडिंग वेराइटी। सबसे पहला कैरेक्टर है इसका कि ये है एक प्योर ब्रीडिंग वेराइटी। प्योर ब्रीडिंग वैरायटी का क्या मतलब है मैडम, जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं किस में, पेरेंट्स में, वही कैरेक्टर्स उनकी प्रोजेनी में भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर पेरेंट प्लांट टॉल है तो जो आने वाली प्रोजेनी है वो भी टॉल होगी, आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स है वो भी टॉल होंगे। तो ऐसे प्लांट जो पेरेंट वाले कैरेक्टर्स किसमें दिखाते हैं, प्रोजेनी में, वो कहलाते हैं प्योर ब्रीडिंग वैरायटी। सेकंड थिंग इज दे हैव वेल डिफाइंड ट्रेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वेल डिफाइंड ट्रेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि जो ट्रेट है वो अलग अलग कैरेक्टर की दिख रही है, मतलब दो इसमें फ्लावर के कलर हैं, दो इसमें सीड के कलर हैं, दो इसमें सीड के टाइप हैं, दो टाइप की हाइट है, मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिड नॉट शो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, और इसमें मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होती। ऑब्वियसली ये एक ही बात है, प्योर ब्रीडिंग वैरायटी है तो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होगी। लेकिन आपको 5 मार्क्स में अगर पूछ लिया भाई रीजंस बताओ कि सर मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, तो बताना पड़ेगा ना। ओके, देन द फ्लावर डिजाइन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड वेल सूटेड फॉर आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो है ये बड़ा ही काइंड सा एक वो है फ्लावर, क्यों, क्योंकि ये कर लेता है, खुद तो कर लेता है सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, हमने पढ़ा है। एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो जाए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, एक प्लांट ये दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां इसने कर लिया सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद ये भी अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो आर्टिफिशियली इसमें करा सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज ईच पी प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स इन वन जनरेशन। हर पी प्लांट एक जनरेशन में बहुत सारे सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड द लास्ट इज वर इजी टू रेज, मेंटेन एंड हैंडल। ये बड़ी आसानी से हैंडल हो जाते हैं, बड़ी इजी से जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, और इनका लाइफ स्पैन ऐसा है कि हमें जल्दी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल 10 साल 20 साल वेट ही करते रह जा रहे हैं, 15, अब इतने में तो भाई इंसान ही मर जाएगा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो इतने सालों तक वेट नहीं करना पड़ता, जल्दी जनरेशंस देखने को मिलती है, इजी है ग्रो करने और मेंटेन करने के लिए। दैट्स इट। मूविंग अहेड, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोटेड बाय मेंडल। सर मेंडल ने क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोट किए, देखो ये कहां से आया है। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था ना वेल डिफाइंड ट्रेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो मैंने कहा था अलग अलग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। वही कैरेक्टर्स क्या है वो देखो, दे वर
डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रेसेसिव कैरेक्टर। अभी हम पढ़ के आए, डोमिनेंट वो गुंडागिर्दी वाला जो भाई हमेशा खुद दिखता था, रेसेसिव मतलब हाँ मैं बैठा हूं तू ही दिख जा। भाई डोमिनेंट कैरेक्टर सीड कलर को लेके, सीड का कलर उनमें होता है येलो और ऑरेंज। अगर येलो कलर है तो वो है डोमिनेंट और अगर ऑरेंज कलर है तो वो है रेसेसिव। सीड शेप राउंड भी होते हैं, रिंकल्ड भी होते हैं। राउंड मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर, रिंकल्ड जिसमें धारियां धारियां पड़ी हो वो रिंकल्ड मतलब रेसेसिव। नेक्स्ट इज फ्लावर कलर, फूल का जो कलर है वो वॉयलेट भी होता है और व्हाइट भी होता है। वॉयलेट इज द डोमिनेंट कलर एंड द व्हाइट कलर इज द रेसेसिव कलर। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द फ्लावर, मतलब जो फ्लावर है वो प्लांट में किस पोजीशन पर लगा हुआ है। अगर स्टेम के थ्रू एंड थ्रू किसी जगह पे लगा है ना, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, किसी एक्सिस पे लगा हुआ है। और टर्मिनल मतलब एंड्स पर लगा हुआ है। तो एक्सियल पोजीशन फ्लावर अगर दिखाता है तो वो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर, डोमिनेंट, और टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर प्रेजेंट है तो वो है रेसेसिव कैरेक्टर। अब साइज या फिर हाइट की बात करें तो टॉल प्लांट हमेशा डोमिनेंट होता है और ड्वार्फ मतलब कि शॉर्ट प्लांट हमेशा रेसेसिव होता है। दीज आर दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो सब पढ़े थे सर मेंडल ने, और इन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर के उनने आगे अपनी करी थी सारी की सारी स्टडीज। लेट्स चेक अहेड। सो द नेक्स्ट इज, आगे मेंडल के साथ सर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, उनके लॉस पढ़ने से पहले दो और चीज इंपॉर्टेंट है। पहली वेरिएशन और दूसरा वेरिएशन की जरूरत क्या है। वेरिएशन क्या है, रेफर्स टू डिफरेंस इन कैरेक्टर एंड ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स अगर देखने को मिले, अलग अलग ट्रेट्स अगर देखने को मिले तो वो है वेरिएशन। जो नहीं थे वो दिख रहे हैं अचानक से, या जो पेरेंट में नहीं थे वो ऑफस्प्रिंग में दिख रहे हैं, तो ये हो गया वेरिएशन, कुछ चेंज आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस क्या है, इनेबल ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट देमसेल्फ इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो चेंज इनमें आता है, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में जहां आप रह रहे हो वहां आपको रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट थिंग, वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अगर वेरिएशन नहीं हो रहे होते, चेंजेस नहीं आ रहे होते, तो हेरिडिटी कैसे हो रही होती। हेरिडिटी जो है भाई, हेरिडिटी में क्या होता है, एक कैरेक्टर तो पास ऑन हुआ ही हुआ है, लेकिन कुछ अलग चीजें भी तो देखने को मिलती हैं। वो अलग चीजें कहां से आती है, बस वेरिएशन से आती है। दे फॉर्म न्यू मटेरियल फॉर एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। ये एक नया फॉर्म लेके आते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज के लिए। नया फॉर्म मतलब वही फॉर्म जहां मैंने बताया था, वो अर्ली मैन, वो एक एनिमल, टिपिकल एनिमल जो झुका हुआ था, जिसके बहुत सारे बाल थे। अब आज तो नहीं है ऐसा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। तो ये जो कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं यही वेरिएशन है, और ये जो कैरेक्टर्स चेंज हुए ये लेकर आए हैं इवोल्यूशन। मतलब इनने कुछ नया इवॉल्व करा दिया है, दैट इज इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सर मेंडल ने कुछ लॉज दिए इनहेरिटेंस के, और ये तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे और इसको आंसर करना है बिल्कुल उसी फॉर्म में जैसे ये लॉज दिए गए हैं। इसमें आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कुछ डोमिनेंस से समझ में आता है, कोई डोमिनेंट कैरेक्टर की बात हो रही है तो वो डोमिनेंस का लॉ क्या है। इट सेज वन ऑफ द फैक्टर जीन। पहले जो जीन है उसको फैक्टर बोल के रेफर किया जाता था, इसीलिए यहां हमने ऐसे ही लिखा है और आपको अपने आंसर में ऐसा ही लिखना है। One of the factor gene for a pair of inherited trait will be dominant and the other recessive in heterozygous condition. हेट्रोजाइगस कंडीशन पहले समझते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां दो अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स, है ना। कैसे अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हैं, एक प्रेजेंट है ऐसा और एक प्रेजेंट है ऐसा, तो ये है हेट्रोजाइगस। और अगर ये ऐसा ऐसा है तो ये है होमोजाइगस। अगर दोनों एक्स हैं तो क्या बन जाएगा, फीमेल, और एक एक्स वाई है तो बन जाता है मेल, है ना। तो अगर एक जैसे हैं तो बोलेंगे होमोजाइगस, और अगर अलग अलग हैं तो बोलेंगे हेट्रोजाइगस। और इसी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट है अगर और एक रेसेसिव है। ये तो मैंने आपको बताया कि हेट्रोजाइगस क्या होता है और होमोजाइगस क्या होता है, राइट। अब हमें देखना है कि डोमिनेंट है एक और एक रेसेसिव है। सपोज अगर हम हाइट की बात करें प्लांट की, तो ये है टॉल हाइट,
ये है शॉर्ट हाइट के लिए। अब अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो हमेशा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर अपने आप को करता है एक्सप्रेस, अपने आप को करता है एक्सप्रेस, यानी दिखाता है फिनोटाइप में, है ना। यहां एक और वर्ड आ गया फिनोटाइप। अब मैं आपको ये दो चीजें बताती हूं कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। आइए मेरे साथ। जीनोटाइप, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप and the other one is the phenotype. phenotype, ठीक है। जीनोटाइप होता है जब हम किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम किसी बिल्डिंग को बनाने जाते हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, चाहे वो घर बन रहा हो, चाहे वो स्कूल बन रहा हो, चाहे वो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला हो, सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्राइंग बनाते हैं। कहाँ रूम बनाएंगे, कहाँ ड्राइंग रूम बनाएंगे, यहां पर मेरा किचन है, यहां पर मेरा रूम है, यहां पर मेरे को खेलना है ना, ड्राइंग बनाते हैं। सिमिलरली वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग कहलाती है जीनोटाइप। मतलब कि जीन का पैटर्न क्या है ना, जीन का पैटर्न क्या है। और इस ड्राइंग के ऊपर जब बन जाएगी बिल्डिंग, अब आप इस ड्राइंग को लेके जाते हो, बोलते हो कॉन्ट्रैक्टर से भैया ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनानी है, यहाँ रूम चाहिए, यहाँ वॉशरूम चाहिए, यहाँ ड्राइंग रूम चाहिए, तो वो वहीं सारी चीजें बना देता है, तो वो बन जाती है बिल्डिंग। और वो बिल्डिंग है फिनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस। जीनोटाइप इज द पैटर्न, क्या क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और फिनोटाइप क्या है, फिजिकल पैटर्न जो दिखने वाला है। जब कोई चीज दिखती है बॉडी में कि टॉलनेस है, सीड का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, वो सब आपको दिख रहा है ना, तो वो फिनोटाइप है। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन, वो कैपिटल टी, स्मॉल टी, डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, वो जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है क्रोमोसोम के पास, वो लिखी हुई इंफॉर्मेशन ही है उसका जीनोटाइप। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ गेटिंग बैक टू द स्लाइड, अब अगर इस सिचुएशन में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, ये है जीनोटाइप, ये है जीनोटाइप। और इससे जो प्लांट बनने वाला है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा टॉल, क्योंकि यहां पर कैपिटल टी प्रेजेंट है, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा फिनोटाइप, वो कहलाएगा फिनोटाइप, वो दिखने वाला, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक, और यही बात लॉ ऑफ डोमिनेंस ने बोली कि अगर एक फैक्टर या जीन फॉर अ पेयर ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट विल बी डोमिनेंट और दूसरा है रेसेसिव इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो कौन सा वाला देखने को मिलेगा, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीटोजेनेसिस, यानी जब स्पर्म बन रहा है, जब ओवम बन रहा है, उस दौरान पेयर ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर जीन सेपरेट सो दैट ऑफस्प्रिंग रिसीव्स वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट। उस दौरान पेरेंट के पास, अब समझ, इस चीज पे समझना, ध्यान से सुनना मुझे, पेरेंट के पास स्किन कलर है जो उनके पेरेंट से आया होगा, है ना, तो दोनों कलर आए होंगे, हो सकता है दोनों फेयर हो सकता है एक फेयर एक डार्क था, उनके पास भी एक था। और सिमिलरली आपकी मदर के पास भी उनके पेरेंट से दोनों कैरेक्टर्स आए, डार्क कलर और लाइट कलर, है ना। अब ये दो स्किन कलर इनके पास है, दो स्किन कलर इनके पास है, इन दोनों स्किन कलर में से ये भी कोई एक स्किन कलर देंगे और ये भी कोई एक स्किन कलर देंगे जब गैमीट बन रहा होगा, उस दौरान गैमीट को, समझ गए। यहां पे पेरेंट के पास दो स्किन कलर उनके पेरेंट से आए, यहां पेरेंट के पास स्किन कलर दो उनके पेरेंट से आए, दोनों पेरेंट ने एक एक स्किन कलर का जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, जो जीन है, वो आपको दे दिया, आपके अंदर भी दोनों में से एक एक पेयर आ गया। बस यही बात है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि दो प्रेजेंट जो उनके पास कैरेक्टर्स, जो ट्रेट्स थे, उसमें से वो कोई एक सेग्रीगेट करके, मतलब छांट के आपको दे देते हैं, और जब वो दोनों से एक एक आ जाते हैं तो आपके पास भी दो हो जाते हैं। दैट्स इट। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जब गैमीट बन रहा है, पेयर ऑफ हेरिडिटी फैक्टर जीन सेपरेट, वो दो स्किन कलर सेपरेट हुए, यहां भी दो स्किन कलर सेपरेट हुए, सो दैट ऑफस्प्रिंग रिसीव वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट, तो दोनों पेरेंट से एक एक फैक्टर आप में आ गया, तो आपके पास भी हो गए दो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां भाई इंडिपेंडेंट चीजों की बात हो रही है, अभी है ना, एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक, जो ट्रेट्स
ऑफस्प्रिंग के पास जा रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। अब 2 स्किन कलर यहां थे, 2 स्किन कलर यहां थे, दोनों से एक एक स्किन कलर तुम्हारे पास आ गया, यही हुआ था। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, वो बिल्कुल ही इनकी मर्जी है। इन दोनों में से कौन सा आएगा, वो बिल्कुल ही इनकी मर्जी है। वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, जिसका मन होता है भाई वही जाता है, ठीक है। बस दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर से तीनों लॉस को एक बार रीड करेंगे, दिमाग में बिठा लेना है अभी से। Law of dominance, one of the factor for a pair of inherited trait will be dominant, other will be recessive in heterozygous condition. दो अलग अलग जो heterozygous condition होती है उसमें एक dominant एक recessive, and during formation of gamete pair of hereditary factor separate so that offspring receive one factor from each parent. One factor from each parent receive कर पाए एक एक factor दोनों parents से, वही है law of segregation। और law of independent assortment, traits are transmitted to offspring independent of one another। trait जो है वो offspring में बिल्कुल independently जाती है, कोई सी भी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वन विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अगर हम किसी एक कैरेक्टर को लेके पढ़ाई करें या क्रॉस करें तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल took pea plant Pisum sativum with different characteristics such as tall and short plant। मेंडल ने Pisum sativum लिया और उसका एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर लेना है, वन विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक अलग कैरेक्टर लेना है, उसका एक अलग कैरेक्टर लिया, टॉल और शॉर्ट प्लांट वाला। The first generation F1 progeny thus formed are all tall। अब उनने कराया क्रॉस, है ना। तो जब उनने क्रॉस कराया तब क्या हुआ, जब क्रॉस कराया तो हुआ ये कि इनने लिया था एक टॉल प्लांट जिसमें टी एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल टी, है ना, और एक लिया था ड्वार्फ जिसमें हम 2 स्मॉल टी से उसको डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो एक कैपिटल टी यहां से, एक स्मॉल टी यहां से, मतलब ये बन गया टॉल, ठीक है। सिमिलरली एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये भी टॉल। सिमिलरली एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये भी टॉल। सिमिलरली एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये भी टॉल। तो भाई इधर पे जब उन्होंने क्रॉसिंग कराई शॉर्ट प्लांट की और लॉन्ग प्लांट की, तो सारी प्रोजेनी जो दिखी F1 जनरेशन, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, वो जनरेशन कैसी दिखी, वो जनरेशन सारे प्लांट दिखाती थी टॉल हाइट के। उसके बाद क्या हुआ, मेंडल देन अलाउड द F1 प्रोजेनी प्लांट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब मेंडल ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आप करो तुम सेल्फ पॉलिनेशन। अब वहां जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो क्या हुआ, द सेकेंड जनरेशन और F2 प्रोजेनी ऑफ F1 प्लांट आर नॉट ऑल टॉल, सम आर शॉर्ट। जब उन्होंने दूसरी बार उनको छोड़ा कि भाई सेल्फ पॉलिनेट करो, तो उस दौरान उन्होंने ये पाया कि सारे जो प्लांट थे वो सबके सब टॉल नहीं थे, उसमें कुछ प्लांट थोड़े से थे शॉर्ट, ठीक है। आओ उसको देखते हैं। वो क्रॉस था ये वाला, क्या इन्होंने ले लिया, ये सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं और सबके पास देखो, अपन ने देखा था ना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला रेशो चल रहा था। अब यहां पर भी वही रेशो क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब जब ये दो कैपिटल कैपिटल बने, मिल गए, तो इन्हें बना दिया टॉल प्लांट। कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गए तो डोमिनेंट अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता है, तो फिर से बन गया टॉल प्लांट। डोमिनेंट अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता है, फिर से बन गया टॉल प्लांट। और जब दोनों स्मॉल टी छोटे छोटे से जो टी है वो मिले, तो उन्होंने बनाया ड्वार्फ यानी कि स्मॉल प्लांट, ठीक है। तो 4 में से 3 थे कैसे, 3 थे टॉल और एक था ड्वार्फ, यानी सारे के सारे टॉल नहीं थे, थोड़े से थे जो ड्वार्फ भी थे। नाउ दिस इंडिकेट्स दैट बोथ शॉर्टनेस एंड टॉलनेस वर इनहेरिटेड इन F1 बट ओनली टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड। हाँ बिल्कुल, इस बात से हमें ये पता चलता है कि जब F1 जनरेशन जो थी, पहली जनरेशन, इससे पहले जब क्रॉस हुआ था, तो वहां पर शॉर्टनेस और टॉलनेस दोनों के ही ट्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट थे। आओ उसको देख लो कैसे प्रेजेंट थे। देखो यहाँ पे टॉल का भी है और शॉर्ट का भी है, दिख रहा है ना, बस यही बात उन्होंने बोली है। Thus 2 copies of traits were inherited in each sexually producing organism। तो मतलब 2 कॉपीज गई थी हर सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, एक ट्रेट को लेके, एक ही ट्रेट मतलब एक ही हाइट को लेके 2 कॉपीज गई, एक टॉल वाली एक शॉर्ट वाली। सो द रेशियो हियर इज 3:1। 3 प्लांट टॉल, 1 प्लांट स्मॉल, तो रेशो था 3:1।
अ सिंगल कॉपी, अब ये वाली जो दो बातें हैं ना, ये इसका कंक्लूजन है भाई, सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ to make tall plant while both copies have to be small for plant to be short. अब अगर कैपिटल टी है तो उसको किसी के भी कॉम्बिनेशन में रखो, डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसको किसी के भी कॉम्बिनेशन में रखो, वो अकेला काफी है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फिनोटाइप में, मतलब फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है। और अगर स्मॉल है तो स्मॉल वाला यानी रेसेसिव कैरेक्टर कब अपने आप को दिखा सकता है, जब दोनों रेसेसिव कैरेक्टर्स की कॉपीज हो, है ना, जब दोनों रेसेसिव कैरेक्टर हो, मदर से आने वाला फीचर भी और फादर से आने वाला फीचर भी, दोनों जब रेसेसिव होंगे तभी रेसेसिव कैरेक्टर फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस में देखने को मिलेगा। ये जो एक पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, मैम दोनों कैपिटल टी थे तब क्या हुआ, मैम एक स्मॉल टी था एक कैपिटल टी था तब क्या हुआ, मैम दोनों स्मॉल टी थे तब क्या हुआ। जब दोनों कैपिटल टी टॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल मतलब फिर से टॉल, दोनों स्मॉल मतलब की शॉर्ट। ये टॉल शॉर्ट क्या है, कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर जहां भी प्रेजेंट होगा वहां डोमिनेंट अपने आप को दिखाएगा, उस ऑर्गेनिज्म में अपीयर होगा, और जहां रेसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट होता है वो तभी अपने आप को दिखा सकता है जब उसका जो पार्टनर है, उसके साथ जो रहने वाला कैरेक्टर है वो भी रेसेसिव हो। दैट्स इट। नेक्स्ट इज टू विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब हम टू विजिबल दिखने वाले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं तो वो कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल टुक पी प्लांट विद टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंडल सर ने फिर से पी प्लांट लिया और दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को इस बार उन्होंने पढ़ना चाहा और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, प्लांट विथ राउंड एंड ग्रीन सीड्स एंड प्लांट विथ रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। राउंड और ग्रीन सीड्स, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, ये दो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए, यानी एक शेप लिया और दूसरा लिया कलर। उसमें क्या हुआ, F1 प्रोजेनी ऑल प्लांट प्रोड्यूस राउंड एंड येलो सीड्स। F1 प्रोजेनी में सारे प्लांट्स ने क्या प्रोड्यूस करा, राउंड और येलो सीड, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था। उसके बाद क्या हुआ, मेंडल देन अलाउड F1 प्रोजेनी प्लांट्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद सर मेंडल ने इनको सेल्फ पॉलिनेट होने के लिए छोड़ दिया, भाई जाओ सेल्फ पॉलिनेट हो। तब उन्हें F2 प्रोजेनी में क्या मिला, आइए उसको देखते हैं। नेक्स्ट उनको F2 प्रोजेनी में मिले ये सारे कैरेक्टर्स, मतलब उनको सारे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो सब मिल गए। राउंड और येलो सीड्स, राउंड और ग्रीन सीड्स, रिंकल्ड और येलो सीड्स, रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स, जो आपको यहां इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। देखो ये जो गैमीट्स बने थे उनमें ये कैरेक्टर्स दिख रहे थे, ठीक है। मोस्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई। सेम तरीके के गैमीट्स मेल ने प्रोड्यूस किए, सेम तरीके के गैमीट्स फीमेल ने प्रोड्यूस करे। अब हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, तो उन्हें इस तरीके से दोनों के क्रॉस देखने को मिले। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, डोमिनेंट कैरेक्टर प्योर। सिमिलरली हर एक कैरेक्टर का हुआ यहां पर क्रॉस, जो आपको इस चार्ट में बहुत अच्छे से दिख रहा है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आप एग्जाम में डाइहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखेंगे तो जैसे मैंने आपके लिए यहां पर एक्सप्लेन किया, कैपिटल टी स्मॉल टी को लेकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लाइक कैरेक्टर्स को लेकर जब मैंने दिखाया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसा होगा, तो वो होगा ऐसा, और ऐसा ही आपको बनाना होगा अपने एग्जाम में। करना आपको क्या है, बस पॉसिबल हमने गैमीट्स दोनों के दिखा दिए, मेल के भी और फीमेल के भी, और उनका बना दिया आपस में क्रॉस हर जगह। तो उसके बाद जो आपको रेशो मिलेगा वो मिलेगा राउंड और येलो सीड्स, राउंड और ग्रीन सीड्स, रिंकल्ड और येलो सीड्स और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स का वो मिलेगा 9:3:3:1। इसको आप करेंगे प्रैक्टिस और फिर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज दिस सेक्स डिटर्मिनेशन। इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और बनते हैं एमसीक्यूज। ध्यान से सुनिए, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो कैसे डिटरमाइन होता है। और इस चीज के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि क्या होना चाहिए सेक्स या फिर जेंडर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अलग अलग फैक्टर मतलब कहीं टेम्परेचर ने किया, कहीं पर क्रोमोसोम्स ने किया। ये फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स कैसे कर रहे हैं उसे हम देखेंगे। डिफरेंट स्पीशीज
स्पीशीज यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की. ह्यूमन बीइंग्स हैव 22 पेयर्ड क्रोमोसोम्स एंड 1 पेयर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, मतलब टोटल हो गए 23 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर्ड है और दूसरा है 1 पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. आखिरी जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम जो डिसाइड करेगा जेंडर यानी कि सेक्स ऑफ अ पर्सन. हाफ ऑफ द मेल गैमीट्स और स्पर्म्स हैव एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर हाफ हैव वाई क्रोमोसोम. आधे जो मेल के गैमीट्स होते हैं, देखो गैमीट्स जो होते हैं वो मिलियंस में रिलीज होते हैं, और ओवम जो होता है यानी कि फीमेल गैमीट वो हमेशा एक ही होता है. ये हमने अपने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पढ़ चुका है लास्ट वीडियो में, तो आप उसे फिर से देख सकते हैं. और क्या हुआ, यहां हुआ ये कि जो मिलियंस में वो स्पर्म्स आ रहे थे उसमें से आधे हैं जिनके पास वाई क्रोमोसोम है, आधे हैं जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है. अब ये जो अलग अलग क्रोमोसोम है ना, ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है. लेकिन फीमेल में ओवम के पास एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, that is the X chromosome. A female has 2 X chromosome, that is all the female gametes, और ova will have only X chromosome. उनमें सिर्फ X chromosome देखने को मिलता है. तो अब आगे क्या होता है, आगे ये पिक्चर बहुत अच्छे से दिखा रही है क्या होता है. जो फीमेल एग है वहां पर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है. सपोज ये एक एग है तो यहां पर एक्स क्रोमोसोम, ये एक एग है तो एक यहां पर एक्स क्रोमोसोम. अभी हम अगर इस पोर्शन को भूल जाएं और सिर्फ इस पोर्शन को देखें, इस पिक्चर को अभी भूल जाओ, सिर्फ ये देखो, अगर एक्स वाला ओवम एक्स वाला एग फ्यूज करे वाई वाले स्पर्म के साथ तो मिलता है एक्स वाई और बन जाता है मेल. ठीक है, और अगर एक्स क्रोमोसोम वाला एक्स क्रोमोसोम जो लेकर ओवम बैठा है वो फ्यूज करे एक्स वाले मेल स्पर्म के साथ तो बन जाता है एक्स एक्स, दैट इज द फीमेल. बस ये पिक्चर अपने दिमाग में बिठा के रखना. देखो हम किसी भी चीज को जब याद करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि बस दिमाग खोल के बैठ जाना है और याद हो जाएगा. हर चीज, ऑल ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट. आपने उसे लिखा वो इंपॉर्टेंट है, ब्रेन में मेमोरी स्टोर हुई. आपने उसे देखा, ब्रेन में मेमोरी स्टोर हुई. आपने उसे सुना, आप मुझे सुन रहे हो, ये भी आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है. आप देख रहे हो वो भी स्टोर हो रहा है. आप बोलोगे, जब खुद पढ़ोगे वो भी स्टोर होगा. ऑल दीज सेंस. और जब देखो 5 तरीके से अगर आपने इसको कर लिया है अपने दिमाग में स्टोर, तो एग्जाम में से कोई 2 तो बता ही देंगे कि कौन सा वाला है आंसर. ठीक है, तो ये हुई पिक्चर की बात. सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. इसको आप कैसे लिखोगे? इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम fertilizes an ovum which carries X chromosome, then the child born will be girl. अगर sperm जो X लेके आया है फ्यूज हुआ X वाले ओवम के साथ तो बनेगी गर्ल. If a sperm carrying Y chromosome fertilizes an ovum which carries X chromosome, then the child born will be a boy. अगर Y sperm फ्यूज करेगा एक्स ओवम के साथ तो एक्स वाई बनेगा एंड द रिजल्टेंट विल बी अ बॉय. द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड. चाइल्ड का जो सेक्स है ह्यूमन बीइंग्स में, इट इज डिटरमाइंड बाय द स्पर्म एंड नॉट बाय द ओवम. ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाता है. विच ऑफ द गैमीट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट? सो इट इज द स्पर्म. नेक्स्ट थिंग, जब ह्यूमंस की बात कर ली तो ये पिक्चर देख रहे हो, ये देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा है. ये पिक्चर जो है ये किसकी है? ये है टर्टल और लिजर्ड की. अब इनमें कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? इनमें भैया स्पर्म, ओवम, एक्स, वाई कोई फैक्टर नहीं है. इनमें है फैक्टर टेम्परेचर. अगर आप सोचो यार टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि तुम फीमेल हो या मेल हो, अजीब है ना थोड़ा, लेकिन है ऐसा. तो अब टर्टल जो है अगर हाई टेम्परेचर पे है, दैट इज अबव देन 33 डिग्रीज, तो वो बनेगी फीमेल. ठीक है, और अगर लो टेम्परेचर पे है, इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, तो इट विल बी अ मेल टर्टल. और लिजर्ड में अगर हाई टेम्परेचर है, इससे ज्यादा, तो वो होगा मेल. और लिजर्ड में अगर टेम्परेचर कम है तो वो बन जाएगी फीमेल. सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. वो हमने यहां पढ़े. इसके साथ हमने हेरिडिटरी सेक्शन जो है वो किया कंप्लीट, उसका किया क्विक रिविजन. इसको हम प्रैक्टिस करेंगे. एंड बिफोर गोइंग, मेरे पास आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव सी एक चीज है, वो है ये
कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com, तो एक ऐसा विंडो खुलेगा जहां एक बच्चा आपको बता रहा है आपको फर्स्ट आना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से मीडियम से पढ़ाई करनी है। तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में हमको पढ़ाई करनी है, तो नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगा वो होगा ये, और यहां पर आप देख सकते हैं हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का वीडियो। उसमें से आपने सिलेक्ट कर लिया, मुझे रितिका मैडम से पढ़ना है बायोलॉजी। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद कहां जाना है, वॉच नाउ पे, और जैसे ही आप वॉच नाउ पर जाएंगे तो ये वाला विंडो ओपन होगा जहां आप चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। यहां हर चैप्टर का एक एक ऑर्डर में वीडियो दिया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू इट, एंड उसमें जाने के बाद आपको करना है प्ले, और मैं इस तरीके से दिखूंगी आपको पढ़ाते हुए। दैट्स इट, that's all for today. And before going, we at Magnet Brains provide you the 100% free education platform from kindergarten to 12th, and you have to like the video, you have to subscribe the channel, and you have to share this informative platform with all your friends, siblings, and all your age group students. That's it. Thank you so much.